वह शीशे के सामने खड़ी अपने अस्तित्व को देख रही थी। जब उसे जैन कमरे के अंदर प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया, वह उस समय जैन के फ्लैट में मौजूद थी। पहली बार वह उसके फ्लैट में आई थी और यह भी जैन के बार बार जिद करने पर हुआ था कि वह क्लास छोड़कर यहाँ मौजूद थी। जयन जिस अंदाज में आयशा को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आयशा के होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान फैल गई थी। दिल की धड़कन तेज हुई और उसकी पलकें भी शर्म से झुक गई थीं। उसके गाल शर्म की वजह से लाल हो गए थे। जयन ने जब उसका यह शर्मीला रूप देखा तो खुशी से सराबोर हो गया। सादा सा दिल में उतर जाने वाला रूप जो किसी को भी अपना दीवाना कर सकता था। आयशा इस वक्त सादगी में भी कमाल ढा रही थी। काले घने बालों को डीली ढाली छोटी में बांध रखा था। गेहुआ रंग उस पर तीखे नक्श और सबसे कातिल अदा उसकी मासूमियत। जैन उसका दीवाना था, उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूबा हुआ था, इस बात से बेखबर कि उनकी मोहब्बत का क्या अंजाम होने वाला था। तुम सादगी में भी कमाल ढाती हो। उसने अपना सिर आगे बढ़ाकर आयशा के कंधे पर रखा। आयशा जरा साइड की ओर खिसकी, मगर इससे पहले ही जैन ने उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझसे दूर मत जाया करो। जब भी तुम मुझसे दूर जाने लगती हो, मेरा दम घुटने लगता है। यह कहकर उसने आयशा का चेहरा अपनी ओर मोड़ा। जैन की आंखों में छलकती मदहोशी देखकर आयशा का दिल सिमट गया था। जैन, हमें घर चलना चाहिए। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। अभी तो मैंने तुम्हें जी भरकर भी नहीं देखा, और वैसे भी मेरा इरादा तो तुम्हें छूकर महसूस करने का है। ये कहकर वह उसके होठों पर झुका और उन्हें कतरा कतरा पीने लगा। आयशा ने जैन की शर्ट के कॉलर को मजबूती से जकड़ लिया था, जबकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थीं। वो सांस रोके जैन की हरकत पर हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जैन यूं उसके इतने करीब आ जाएगा। वह जिंदगी में पहली बार उसकी संगत महसूस कर रही थी। जैन जज्बात में इस कदर डूब गया था कि उसने आयशा के नरम होंठों को हल्का सा काट लिया और आयशा की एक जोरदार सिसकी निकल पड़ी। जंगली बिल्ले यू हर्ट मी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी और जैन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी जरा सी छुअन से आयशा का चेहरा लाल हो गया था। वो अपने जख्मी होंठों को दांतों से दबाए जैन को गुस्से से घूर रही थी। अगले ही पल जैन ने अपनी 2 उंगलियों से आयशा के होंठ को दांतों के नीचे से निकाला। जब जख्म दिया है तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। ये कहकर उसने अपनी जीभ से आयशा के होंठों को सहलाना शुरू कर दिया। आयशा सांस रोके उसके नरम स्पर्श को महसूस करती रही। अगले ही पल अपनी गहरी सांसों को संभालते हुए वो उसके सीने पर सिर टिका चुकी थी और जयन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वह उसकी जान थी, उसकी मोहब्बत थी। आज कितने दिनों बाद उसे यह सुकून मिला था, वरना तो वह आयशा के करीब आने के लिए तरस जाता था। जैन, अगर हवेली वालों को इस बारे में पता चल गया तो एक कयामत आ जाएगी। वो हम दोनों को जान से मार देंगे। ये सुनकर जैन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आयशा की कमर पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा, और हम कोई पाप नहीं कर रहे। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पर हक रखता हूं, मगर अभी रुखसती नहीं हुई है जैन। उसने निगाहें चुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर वाले रुखसती कर दें, लेकिन तुम्हारा भाई जिद पर अड्डा हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी जिद तोड़नी ही पड़ेगी। आयशा ने जैन का बाजू पकड़ लिया। प्लीज मेरे भाई को कुछ भी मत कहना। तुम जानते हो कि इस दुनिया में वही मेरा इकलौता सहारा है। तुम्हारी वजह से मैं खामोश हो जाता हूं, वरना बहुत पहले ही मैं उसका बंदोबस्त कर चुका होता। आयशा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। प्लीज तुम गुस्सा मत किया करो। जब तुम गुस्सा करते हो तो मुझे तुमसे डर लगता है, उसने मासूम सी आवाज में कहा। ना चाहते हुए भी जैन नरम पड़ गया। मैं तुम पर थोड़ा गुस्सा कर रहा हूं, उसने आयशा के चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अपने होंठ उसके माथे पर रखे। लेकिन तुम मेरे सामने तो गुस्सा करते हो ना। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें किस हद तक चाहता हूं। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं।
जैन, मेरे लिए भी आपके बिना जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। फिर मुझसे वादा करो कि मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे वादा करती हूं कि आपको इस दुनिया में कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा आपका हाथ थामे रखूंगी। अब हमेशा मुझे अपने बराबर चलता हुआ पाओगे। आयशा ने जैन की आंखों में देखते हुए सच्चे जज्बे से वादा किया। जैन उसकी खूबसूरत आंखों में एक पल के लिए डूब गया। फिर अगले ही पल उसने बेसाख्ता उसकी आंखों को चूमा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ एक बार फिर मजबूत कर ली। आयशा तेजी से पीछे हटी, मगर जैन ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। चालाक लड़की, तुम जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रही थी ताकि मैं रोमांस को भूल जाऊं, वो उसे नकली गुस्से से घूरते हुए बोला। आयशा गर्दन पीछे करके हंसने लगी और उसी दौरान जैन ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह भी जैन की संगत में धीरे धीरे बहकने लगी थी, लेकिन क्या करती? डरती थी। सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। इससे पहले वह अपने रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज जैन के जज्बात कुछ ज्यादा ही मचल रहे थे। उसकी गर्म सांसें आयशा को झुलसाने पर मजबूर कर रही थीं। वो उसकी गर्दन से होता हुआ उसके कानों के पास अपने होंठ लाया और फुसफुसाने वाले अंदाज में बोला, जब भी मैं तुम्हारी कुर्बत में आता हूं, मैं बेकाबू हो जाता हूं। और आज जब तुम मेरे इतने करीब हो, मेरी बाहों में हो, और अब जब तुम्हारे साथ एक जायज रिश्ता भी है, तो कैसे तुमसे दूर जा सकता हूं? प्लीज आज मुझे मत रोको। तुम सोच भी नहीं सकती कि कितने अरसे से मैं खुद पर सब्र करके बैठा हूं। वह उसे अपनी बाहों में समेटता हुआ बेड की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान आयशा ने जैन की शर्ट को मजबूती से जकड़ रखा था। जैन ने उसे बहुत धीरे से बेड पर लिटाया और अपनी शर्ट उतारने लगा। थोड़ी ही देर में वह उसके सामने शर्टलेस मौजूद था। जैन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं? जैन ने उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में पूछा। मैं आप पर खुद से भी ज्यादा यकीन रखती हूं। जैन तो बस ठीक है। फिर अब किसी भी किस्म का सवाल मत करो। बस इन खूबसूरत लम्हों को एंजॉय करो। ये कहकर वह एक बार फिर उस पर पूरी तरह हावी हो गया। लाइट बंद करते हुए वो उसके बेहद करीब आ गया। उसकी सख्त पकड़ अपने नरम पेट पर महसूस करके आयशा की सांसें गहरी हो गई थीं। एक ही झटके में उसने उसे हर पर्दे से आजाद कर दिया था। यू आर वेरी सॉफ्ट, वो मदहोशी में उसके कान में फुसफुसाया। आयशा ने शर्माकर अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। शर्माने से काम नहीं चलेगा मेरी जान। मुझे तुम्हारा पूरा पूरा साथ चाहिए। मैं अपने इन कीमती पलों को यादगार बनाना चाहता हूं। उसने आयशा का चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए उसके होंठों के साथ हल्के से अपने होंठ मिलाए। आयशा तो खुद उसकी छुअन पर मदहोश होती जा रही थी। उसका अंग अंग मदहोशी से चूर हो रहा था। फिर बिना सोचे समझे उसने अपने नरम होंठों से जैन के होंठों को दबाया। गर्म सांसों का संगम आपस में मिलने लगा था। दोनों एक दूसरे में बुरी तरह मदहोश हो चुके थे। आयशा का सिर तकिए पर रखते हुए जैन उसके ऊपर आया। एक आखिरी पर्दा उसकी नरम धड़कनों पर था। जैन ने वह भी हटा दिया और बुरी तरह मचलते हुए उसकी मुलायम धड़कनों पर अपने होंठ रखे। आयशा ने कसकर जैन के बालों में मुट्ठियां फंसाई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वह दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खोते जा रहे थे। जैन की मजबूत कदकाठी और उसके जुनून के आगे नाजुक सी आयशा दबकर रह गई थी, लेकिन दर्द में भी उसे सुकून महसूस हो रहा था। तो वह कैसे जैन को खुद से दूर कर देती? आयशा की आंखों के कोने पर टिके आंसुओं को जैन ने अपने होंठों से चुन लिया और अपने जुनून में थोड़ी सी नरमी लाया। सब कुछ भूलकर आज दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत कर ली थी। जब उसकी आंख खुली तो शाम के 7 बज रहे थे और वह जैन के सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसके वजूद को एक झटका लगा। उस वक्त उसने जैन की ही शर्ट पहन रखी थी। क्या हुआ? जैन ने मुश्किल से आंखें खोलकर आयशा को देखा, जो इस बिखरे खराब हुलिये में भी बहुत हसीन लग रही थी। जैन को उस पर बेसाख्ता प्यार आया। उसने आयशा का बाजू पकड़कर उसे एक बार फिर अपनी ओर खींच लिया। आयशा की गर्दन पर दिए गए अपनी मोहब्बत के निशानों पर उसने अपने नरम होंठ रख दिए
और उसका सिर अपने सीने पर रख लिया, इससे पहले कि उसकी उंगलियां दोबारा उसके वजूद पर हरकत करतीं। आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैन, होश में आओ, बहुत टाइम हो गया है और तुम हो कि दोबारा बहकने की तैयारी में हो। अब ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची है कि तुम्हारे जुनून को दोबारा सह सकूं। उसने शिकायती नजरों से जैन को देखते हुए कहा, तुम्हारे मोहब्बत करने का अंदाज इतना जुनूनी होगा, मुझे नहीं पता था। जैन एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। वह तो तुम्हारी नाजुकता का ख्याल करते हुए मैंने तुम पर एक एहसान किया था, वरना मेरा दिल तो कह रहा था कि इस नरम मुलायम मक्खन को पूरा का पूरा खा जाऊं। उसने शरारत से एक आंख दबाते हुए कहा। आयशा शर्म से लाल हो गई। अच्छा सुनो, मैंने भाई से कहा था कि वह मुझे 8 बजे लेने आएंगे, तब तक मैं अपनी स्टडी पूरी कर लूंगी। 7 तो यहीं पर ही बज गए हैं। मुझे पहले ही बहुत मुश्किल से इजाजत मिली थी, भाई को पता चला तो मेरी जान ले लेंगे। क्या हो गया है यार, अभी 1 घंटा बाकी है, मैं तुम्हें आधे घंटे बाद तुम्हारे दोस्त के घर छोड़कर आ जाऊंगा। नहीं, अभी के अभी लेकर चलो। मुझे आप समझ नहीं रहे, भाई हमेशा वक्त से पहले आ जाते हैं। आप प्लीज उठिए, हमें यहां से चलना होगा। उसने जयन का बाजू पकड़ा और उसे खींचना शुरू कर दिया। ना चाहते हुए भी जयन उठ गया। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर ना करता। मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती हूं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे पापा से जाकर माफी मांग लें। तुम जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझसे दोबारा इस तरह की कोई फरमाइश मत करना। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह बात मानना मेरे बस में नहीं। तुम्हारे पापा ने पूरे गांव के सामने मेरे बाप को जलील किया था और मैं यह कभी नहीं भूल सकता। ना सिर्फ उन्होंने हमारी जमीनों पर नाजायज तरीके से कब्जा किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने हमारे बिजनेस में भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। तुम्हारे पापा को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने उन पर कोई केस नहीं किया और वह अभी तक सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। जैन के माथे की रगें उभर आई थीं। मुझे तो डर है कि तुम्हारी बड़ी बहन की तरह किसी दिन वह तुम्हारा सौदा भी न कर दें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आयशा तड़प कर बोली। मैं सच में बहुत ज्यादा खौफजदा होता हूं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। आप भूल रहे हैं कि हम दोनों का निकाह हो चुका है और जब तक हमारी तलाक नहीं होती तब तक हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अच्छा जल्दी से कपड़े पहनिए, हमें निकलना होगा। पहले शर्ट तो दो, तभी तो पहनूंगा। जैन ने आयशा के वजूद पर अपनी शर्ट देखकर शरारत से मुस्कुराया। अच्छा, अभी मैं फ्रेश होकर आपकी शर्ट आपको वापस लाकर देती हूँ। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। तभी जैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अब भी देकर जाओ, हमारे बीच के सारे शर्म के पर्दे हट चुके हैं। ये कहकर उसने शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। आयशा के ना करते हुए भी उसने शर्ट उतारकर पहनना शुरू कर दिया। आयशा शर्म से लाल हो गई। बहुत गंदे हैं आप और बेशर्म भी। दोनों हाथों से खुद को कवर करते हुए वह बाथरूम में घुस गई, जबकि जैन का कहकाहा काफी देर तक गूंजता रहा था। लगभग 20 मिनट बाद वह अपनी दोस्त के घर पर ड्रॉप कर चुका था। अभी वह अपनी दोस्त के घर के अंदर दाखिल ही हुई थी कि पीछे से उसे चौकीदार की आवाज सुनाई दी। बीबी साहिबा, आपके भाई साहब आपको लेने आ गए हैं। उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त से पहले पहुंच गई, वरना भाई तो मुझे जान से मार देते। उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और भाई के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। क्या हुआ है? तू मुझे कुछ परेशान नजर आ रही है। फरहान ने अपनी बहन के चेहरे की ओर देखा तो उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। उसने यह कहकर अपना दुपट्टा सही किया और अपनी गर्दन के निशानों को छुपाने लगी। तू इतनी नेक कब से हो गई? फरहान ने उसका दुपट्टा देखकर बेसाख्ता उसका मजाक बनाया, क्योंकि वह बहुत कम अपने सिर पर दुपट्टा लेती थी। अक्सर उसका दुपट्टा गले में ही होता था। क्या मतलब है आपकी बात का? क्या मैं सिर पर दुपट्टा नहीं ले सकती? आयशा ने जवाब दिया। नहीं नहीं, बेशक ले सकती हो। मुझे तो खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने तुझे भी हिदायत दे दी,
वरना मैं तो कह कहकर थक गया था। मगर मजाल है जो तेरे छोटे से दिमाग में कभी मेरी कोई बात समाई हो। आप हर वक्त मुझे डांटते ही रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। उसने मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा, नाराज मत हो वरना मैं आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा, फरहान ने धमकी दी। आयशा फौरन चीख पड़ी। नहीं प्लीज, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं नाराज नहीं हूं। आज हैरानी की बात थी कि फरहान का मूड बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा खुशगवार था। वो उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया। दोनों अभी वहां बैठे ही थे कि एक अजनबी शख्स चला आया। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हो तुम? उसने फरहान को देखकर सलाम किया। फरहान उससे हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया। इससे मिलो, यह मेरी छोटी बहन आयशा। फरहान ने आयशा की तरफ इशारा करते हुए कहा। बिलाल ने उसे सिर से लेकर पांव तक बड़ी गहरी नजरों से देखा। उसके लबों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। इनसे तो बहुत जल्द ही एक करीबी मुलाकात होगी हमारी, बिलाल ने धीमे लहजे में कहा। आयशा ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन शायद फरहान ने नहीं सुनी थी, इसीलिए उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। चलो बैठो, आओ आइसक्रीम एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए भी आइसक्रीम ऑर्डर कर देता हूं, बिलाल ने तेजी से इनकार करते हुए कहा। ये बच्चों वाली चीजें मैं नहीं खाता। उसके लहजे में सदा की बेरुखी थी। असल में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसी सिलसिले में जा रहा हूं। शाम के इस वक्त भाई साहब, आपकी कौन सी मीटिंग है यार? फरहान ने पूछा। करोड़ों की डील है, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे हाथ से निकल जाए। ऑनलाइन मीटिंग है, उसमें मुझे हर हाल में यह डील फाइनल करनी है, बिलाल ने दो टूक अंदाज में कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आयशा ने हैरानी से अपने भाई को देखा, क्योंकि फरहान उसकी मौजूदगी में कभी किसी से नहीं मिलता था। शायद यह उसकी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था जिससे मुलाकात उसने आयशा के सामने ही की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने आयशा का इंट्रोडक्शन भी उस आदमी से करवाया था। भाई, ये कौन था? आयशा ने पूछा। ये मेरा बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है और पापा के दोस्त का बेटा है। समझो कि ये मेरा भी दोस्त है और पापा का भी, फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैंने तो उसे कभी भी हमारे घर में नहीं देखा, आयशा ने बिलाल की पीठ को घूरते हुए कहा, जो उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। हाँ, ये बहुत कम आता जाता है, ये अक्सर तेरी गैर मौजूदगी में ही आता है, फरहान ने लापरवाही से कहा। चलो जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करो, ये पिघल रही है। भाई, आप लोगों ने करीम अंकल के बारे में क्या सोचा है? आप लोग कब उनसे अपनी नाराजगी खत्म करेंगे? अगर मेरी बात माने तो आप जाकर उनसे माफी मांग लें। काफी दिनों से वह एक डरावना ख्वाब देख रही थी, जिसमें वह देखती थी कि उसका भाई उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं में धक्का दे देता है। पहले तो वह इसे अपना वहम समझती रही, मगर जब यह ख्वाब लगातार आने लगा तो वह परेशान हो गई थी। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि उन लोगों का नाम मेरे सामने ना लिया करो। फरहान के चेहरे के हाव भाव पल में बदल गए। करीम अंकल का नाम सुनते ही गुस्से के मारे उसके चेहरे की रगें उभर आई थीं। भाई, आप लोग भूल रहे हैं मेरा जैन के साथ निकाह हुआ है, मैं उसकी बीवी हूं और ये बात आप लोग झुठला नहीं सकते। आज जब आयशा ने अपने रिश्ते की शुरुआत कर ली थी तो वह उस रिश्ते का एहसास अपने भाई को भी दिलाना चाहती थी, जो दुश्मनी की भेंट चढ़कर उसके पवित्र रिश्ते का मजाक बना चुके थे। मैं इस निकाह को नहीं मानता आयशा, बेहतर यही है कि तू भी इस निकाह को भूल जा। भाई, निकाह एक मजबूत रिश्ता है और निकाह का रिश्ता आपके कहने या ना कहने से नहीं टूटेगा। ये पूरी जिंदगी का साथ है और मैं इसे पूरे दिल से निभाना चाहती हूं, आयशा ने जवाब दिया। देखो आयशा, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि हम उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अतीत में जो कुछ हुआ वह हमारे बाप से गलती से हुआ था और हमारे पापा तो आज तक अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। भाई, मैं जैन से मोहब्बत करती हूं। आयशा की आंखों में आंसू चमकने लगे। बस बहुत हो गया, मैं आज के बाद तेरे मुंह से जयन का नाम ना सुनूं। चलो, काफी टाइम हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। आयशा की सारी आइसक्रीम पिघल चुकी थी, मगर अब उसे अपनी आइसक्रीम का भी कोई होश नहीं था। तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद के लड़के से होगी, इसके अलावा मैं तुझे किसी और के साथ रुखसत नहीं करूंगा। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते आप।
आयशा चीखते हुए बोली, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, जो जी में आए कर सकता हूं। मैं जैन से मोहब्बत करती हूं और सिर्फ उसी से शादी करूंगी, उसने चीखते हुए कहा। तभी अचानक फरहान का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। आयशा बेयकीनी से अपने भाई को देखने लगी। उस वक्त आइसक्रीम स्टोर में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो एक दो लोग थे, उन्होंने हैरत से उन दोनों को देखा। सड़क पर यूं तमाशा मत बनाओ, घर चलो, घर जाकर इस बारे में बात करते हैं। फरहान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे घसीटते हुए गाड़ी में बिठा दिया और तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता हुआ घर लाया। फिर आयशा का हाथ पकड़कर गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ। आयशा की आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उसके दिल का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर रज़िया बेगम बहुत घबरा गई और भागती हुई उसके पास आई। ये क्या हुआ है मेरी बच्ची को? उन्होंने अपनी बेटी से सवाल किया। जब आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह फरहान की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मुझे बताओ कि इसे हुआ क्या है? कहीं तुमने तो इसे कुछ नहीं कहा? ये सड़क पर तमाशा लगा रही थी। आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये मेरे सामने जैन की साइड ले रही थी? फरहान ने गुस्से में कहा, अम्मी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूं और मैं उससे शादी करना चाहती हूं। आयशा ने कहा, क्योंकि आज उसका और जैन का मिलन हो गया था, इसीलिए वह दोनों मियां बीवी के रिश्ते में भी दाखिल हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे के हक भी पूरे कर दिए थे। इसी वजह से उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वह उम्मीद से हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। इसीलिए वह चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी दुल्हन बन जाए। मगर यहां तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुमसे बात करती हूं। और फरहान बेटा, तुम भी रिलैक्स हो जाओ, हम इसे समझा लेंगे। अभी इसे हालात की नाजुकता का एहसास नहीं है। आयशा ने हैरानी से रज़िया बेगम के चेहरे की ओर देखा। अम्मी, आपको भाई को समझाना चाहिए और आप मुझे समझाने की बात कर रही हैं। तुम चुप रहो और मेरे साथ चलो। रज़िया बेगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए कमरे में ले गई। आखिर तू चाहती क्या है? अपने साथ साथ मेरी जिंदगी को भी अजाब क्यों बनाना चाहती है? अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि वह इंसान तेरे लायक नहीं है, और तेरे छोटे से दिमाग में यह बात क्यों नहीं समाती? रज़िया बेगम ने बेबसी से अपनी जिद्दी बेटी को देखा। उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि आयशा जैन के साथ अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, उससे मोहब्बत करती है और इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहती है। अम्मी जान, सच तो ये है कि आप लोगों ने उस इंसान के साथ ज्यादती की है। आपने करीम अंकल को सब लोगों के सामने जलील किया था, हालांकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। रज़िया बेगम का अब हाथ उठा। तेरी उससे शादी नहीं हो सकती आयशा, बहुत जल्द हम कोर्ट में तलाक की दरख्वास्त करेंगे। अम्मी, मैं उससे तलाक नहीं लूंगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं तुझसे पूछ नहीं रही बल्कि बता रही हूं, और अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। पहले भी तेरी मनमानी देख ली है हमने, लेकिन इस बार नहीं। अम्मी, अगर आप लोगों ने उसके साथ मेरी विदाई नहीं की तो मैं घर से भाग जाऊंगी या फिर खुदकुशी कर लूंगी। मेरी तरफ से तू मर जा, यही हम लोगों के लिए अच्छा है। और अगर तू घर से भागकर चली भी गई तो ये बात हमेशा याद रखना कि इस घर के दरवाजे तुझ पर बंद हो जाएंगे। हमारा तुझसे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और तू यह बात भी जानती है कि जो लड़कियां घर से भागती हैं उनकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। अम्मी, उसका मोबाइल अभी और इसी वक्त ले लें। फरहान को चैन कहाँ था, वह भी पीछे पीछे कमरे में आ चुका था। फरहान की बात सुनकर रज़िया बेगम ने आयशा से उसका मोबाइल छीन लिया। आज के बाद तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। जब तक तेरी उससे तलाक नहीं हो जाती तब तक तू इसी हवेली के अंदर रहेगी। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आयशा चीखती चिल्लाती रही, मगर उसकी मां दरवाजा बंद करके वहां से जा चुकी थी। आयशा दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज ही उसका जयन से मिलन हुआ था और आज ही इतना बड़ा हंगामा हो गया था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्या जरूरत थी अपने भाई से जयन की बात करने की। कम से कम वह दोनों एक दूसरे से मिल तो सकते थे,
लेकिन अब तो उसे मिलने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब उसे अपनी बालकनी में कोई आहट सी सुनाई दी। पहले तो उसने इस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसे लगा कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है तो वह एकदम से हैरान हो गई और सोचने लगी कि रात के इस पहर वहां कौन हो सकता है। हजारों तरह के सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। इससे पहले कि वह इसे अपना वहम समझती, उसे जैन की धीमी सी आवाज सुनाई दी। आयशा, अगर तू जाग रही है तो जल्दी से दरवाजा खोल दे, मैं बाहर खड़ा हूं। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जानी पहचानी आवाज सुनकर वह जल्दी से बाहर की ओर भागी और बालकनी का दरवाजा खोल दिया। सामने जयन खड़ा था। उस वक्त उसने नीली शर्ट के साथ सफेद जीन्स पहन रखी थी और ऊपर काली जैकेट। उसके हाथ सर्दी की वजह से जम से गए थे, जबकि उसकी नाक सर्दी की वजह से लाल हो गई थी। आयशा ने जब उसे देखा तो एक झटके से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। जैन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्या हुआ है तुझे? तू रो क्यों रही है? जैन, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूं। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तू पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं तुझे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तू जानती है कि तू मेरे दिल की धड़कन में बसती है, जान है मेरी, और कोई अपनी जान से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहता। जैन ने उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए उसे यकीन दिलाया। जैन, घर वाले कह रहे हैं कि वे मेरा निकाह तुझसे ज्यादा दिन तक टिका रहने नहीं देंगे। वे कहीं और मेरी शादी कर देंगे। अगर किसी ने यह कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। जैन, मैं वाकई तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। अगर मैं तुझसे बिछड़ गई तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रिलैक्स हो जा यार। तुझे क्या हो गया है? मैं तेरे पास हूं और कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जा रहा। उसने प्यार से अपनी महबूबा के आंसू साफ किए और उसे अपने साथ लगाए हुए बेड तक लेकर आया था। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो बड़े ही प्यार से उसकी आंखों के आंसू साफ करते हुए बोला था, और वह उसकी बाहों में लगकर उसके साथ बैठी थी। जैन ने उसे और भी करीब करते हुए धीरे से उसके सिसकते होंठों को छुआ था। अपने महबूब के प्यार भरे स्पर्श में आयशा सब कुछ भूल गई थी और सुकून से उसकी बाहों में सिमटती चली गई। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया था। उस वक्त वे दोनों ये बात भूल चुके थे कि इस वक्त वह आयशा के घर पर मौजूद थे। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह उससे दूर हट गया। कौन आ गया इस वक्त? मुझे नहीं पता। आयशा घबरा गई। डरने की जरूरत नहीं है, जाकर पूछो कि कौन है। आयशा कांपते हुए दरवाजे के पास गई थी। कौन है? उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। जैन ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा, क्योंकि उसकी यह मासूम सी महबूबा कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। सब कुछ उसके चेहरे और उसके अंदाज से जाहिर हो जाता था। आयशा बेटा, मैं हूं। जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से रजिया बेगम की आवाज सुनाई दी। अम्मी, मैंने आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। आयशा ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। बेटा, मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं जो कुछ भी कर रही हूं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूं। अम्मी प्लीज आप यहां से चली जाइए, मैं सुबह आपसे बात करूंगी। फिलहाल मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूं। अब की बार उसका लहजा नरम हो चुका था। जब उसकी मां चली गई तो आयशा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, शुक्र है अम्मी थी, भाई नहीं थे। अगर भाई होते तो हर हाल में दरवाजा खुलवाकर ही दम लेते, और अगर दरवाजा खुल जाता तो मैं आपको वॉशरूम में छुपा देती। उसने जैन की शर्ट के कॉलर से खेलते हुए कहा, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे भाई को शक हो जाना था, और फिर जितनी बार तुम दरवाजे को घूरती वह खुद ही आकर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर मुझे पकड़ लेता। जैन ने आंखें छोटी छोटी करके उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था, आप मुझे जितना बेवकूफ समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूं। आयशा ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझता हूं तुम तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। जैन ने हंसते हुए कहा, जैन, आप मुझे तंग कर रहे हैं। आयशा ने शिकायत की, अरे मेरी इतनी औकात कि मैं तुम्हें तंग करूं? उसने अपने सीने पर हाथ रखकर जरा सी गर्दन झुकाते हुए कहा, अब जब अपनी जान के इतने करीब आ गया हूं तो जज्बात परेशान कर रहे हैं,
और इन्हें शांत किए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। चलो, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसने बेड की ओर इशारा करते हुए कहा। आयशा बुरी तरह घबरा गई। क्या मतलब है आपका? वह कांपते लहजे में बोली। तुम्हारी उम्र क्या है? जैन ने उल्टा उसे सवाल किया था। अभी अभी तो मैं 22 साल की हूं, आयशा ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हें अच्छे तरीके से हर चीज के बारे में पता होगा। और वैसे भी कल सब कुछ मैंने तुम्हें लाइव करके दिखाया था ना। उसके बाद भी अगर तुम अनजान बनो तो यह गलत बात है, उसने एक आंख मारते हुए कहा। आयशा घबरा गई। आपने बोला था कि अब दोबारा वह सब नहीं करेंगे। मेरी जान तुम्हारे साथ ही करूंगा, वरना किसके साथ करूंगा? अगर घर वालों को पता चल गया तो जैन ने कहा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब अगर मुझे तुम्हारे घर वालों से माफी भी मांगनी पड़ी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। कहते हुए जयन आयशा के बेहद करीब हो गया था। उसकी उंगलियों की शरारत उसकी कमर पर बढ़ती जा रही थी। क्या आप सच कह रहे हैं? आयशा ने बेसाख्ता जयन से पूछा, क्योंकि कल तक तो वह उसके घर वालों से माफी मांगने को तैयार नहीं था, और आज वह खुद कह रहा था कि वह उसके भाई से सुलह कर लेगा। मैं क्या कभी झूठ बोल सकता हूं? उसने उसके नरम होंठों को छूते हुए कहा था। नहीं, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे आप पर पूरा यकीन है, और अपना यह यकीन हमेशा बनाए रखना। कहते हुए जैन ने उसका दुपट्टा गले से हटाकर एक ओर रख दिया था और उसके फ्रॉक की जिप नीचे कर दी। जैन प्लीज, आयशा ने नखरे दिखाने चाहे। हरगिज भी नहीं, तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। अब तो बिल्ली के मुंह दूध लग चुका है। कल रात के वह हसीन पल मुझे बुरी तरह बेचैन कर रहे हैं, और मैं फिर से उन पलों को जीना चाहता हूं। यह कहकर जैन ने उसकी फ्रॉक को नीचे सरका दिया था और उसकी खूबसूरती में एक बार फिर से मदहोश होने लगा। आयशा ने भी अब इनकार करना छोड़ दिया था और उसने अपने आप को एक बार फिर जैन के हवाले कर दिया। पूरी रात वह उसके वजूद में मग्न रहा था। सुबह जब वह सोकर उठी तो जैन का सिर उसके पेट पर रखा हुआ था। वह उसकी सांसों की तपिश अपने पेट पर महसूस कर रही थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की तो जयन ने उसकी कमर को पकड़कर उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अब क्या कर रहे हैं, और आप यहां पर कैसे आए? आयशा ने सवाल किया। इस सवाल पर जैन ने थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखा। बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गई। हालांकि पूरी रात मेरी बाहों में मस्त हो रही थी तुम, और अब पूछ रही हो कि मैं यहां कैसे आया। अगले ही पल आयशा के दिमाग में रात के गुजरे सारे पल घूम गए और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। भूल गई कि कल मैं पाइप से चढ़कर ऊपर आया था। अब आप जाएंगे कैसे, इस बारे में मुझे नहीं पता। तुम ही मुझे अब यहां से निकालोगी। जैन लापरवाही से उठकर बैठ गया और बेड से टेक लगाकर बैठ चुका था। मैं आपको कैसे निकाल सकती हूं? अगर किसी ने देख लिया तो फसाद खड़ा हो जाएगा। डर के मारे आयशा के चेहरे की रंगत सफेद पड़ चुकी थी। मैं नहीं जानता। यहां पर आना मेरा काम था और मुझे यहां से निकालना अब तुम्हारा काम है। जैन भी छोटे बच्चों की तरह जिद पर अड़ा हुआ था। आप भी ना हमेशा ही गड़बड़ कर देते हैं। आयशा एकदम से रूठन सी हो गई थी। तो मेरी जान, फिर तुम सब कुछ ठीक कर दिया करो ना, उसने उसके गालों को प्यार से खींचते हुए कहा था। आप दूर हटें, मैं कुछ सोचती हूं। आयशा डरते डरते कमरे से बाहर निकली थी। सामने ही शबाना मासी काम करती दिखाई दी। शबाना मासी, अम्मी पापा और फरहान भाई कहाँ हैं? उसने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा। शबाना मासी की बात सुनकर उसने सुकून की सांस ली थी। खुदा का शुक्र था कि उस दिन उसके घर वाले एक फैमिली लंच पर गए हुए थे। घर पर कोई भी नहीं था। उसकी एक खास नौकरानी थी जिसकी मदद से उसने जैन को हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकाला था। वह जैसे ही लॉन में आकर बैठी, उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वहां बिलाल खड़ा था, जो उसकी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? वह हैरान रह गई। लगता है आप भाई से मिलने आए हैं। वह घर पर नहीं है। यह कहकर उसने अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए थे। उसे अजनबी मर्दों से मिलना वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं था, और फिर उसके भाई को भी यह बात पसंद नहीं थी कि वह किसी गैर मर्द से इतनी आज़ादी से मिले। इसीलिए उसने यहां से जाना ही बेहतर समझा था।
लेकिन बिलाल एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जी नहीं, मैं आपके भाई से नहीं बल्कि आपसे मिलने के लिए आया हूं। आयशा बुरी तरह गड़बड़ा गई। मुझसे मिलने के लिए? उसने अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा। जी, आपसे मिलने के लिए आया हूं। असल में मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं चाहता हूं कि किसी भी मजबूत रिश्ते में दाखिल होने से पहले हम एक दूसरे के बारे में पूरी तरह जान लें, बिलाल ने नॉर्मल लहजे में कहा। लेकिन उसकी बातें किसी खंजर की तरह आयशा को अपने दिल पर लगती हुई महसूस हो रही थीं। मैं आपकी बात समझ ही नहीं। आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? क्या आपको फरहान ने अभी तक कुछ नहीं बताया? बिलाल हैरान हुआ था। नहीं, भाई ने तो इस बारे में कोई बात नहीं की, आयशा ने जवाब दिया। दरअसल मैंने आपकी माँ से आपका रिश्ता मांगा था और आपके घर वालों ने मुझे आपका रिश्ता दे भी दिया है। वैसे यह तो बहुत अजीब बात है कि उन्होंने अभी तक अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया। आयशा को लगा था कि सातों आसमान उसके सिर पर आकर गिर गए हैं। वह पहले ही किसी के निकाह में थी, फिर वह कैसे किसी और से रिश्ता कायम कर सकती थी? इससे पहले कि बिलाल उसे पुकारता, वह तेजी से वहां से भागती चली गई। बिलाल ने गहरी सांस छोड़ी। पता नहीं यह लड़की इतना घबराती क्यों है। वह हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे आयशा के पहले निकाह के बारे में भी नहीं पता था, और अगर उसे पता भी होता तब भी वह उस लड़की से हर हाल में शादी करता, क्योंकि जब उसने पहली बार आयशा को देखा था तो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया था। उसे आज से पहले कोई भी लड़की अपने दिल के इतने करीब नहीं लगी थी जितना आयशा महसूस हुई थी। वह अक्सर अब उसे याद भी करता था और सोचता था कि कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है, कोई इस कदर पुरकशिश कैसे हो सकता है कि एक ही झलक में किसी को अपना कैदी बना ले। शाम के लगभग 9 बजे का समय था। आयशा ने अपनी एक नौकरानी से मोबाइल लिया और जैन का नंबर डायल करने लगी। हेलो जैन, मेरी बात सुनो। अरे आयशा, तुम कितने नंबर बदलोगी यार? जैन ने मोबाइल पर नए नंबर को देखते हुए हैरानी से कहा था, क्योंकि यह एक अजनबी नंबर था। ये मेरा मोबाइल नहीं है जैन, मैंने नौकरानी से मोबाइल लिया है। कल तो तुम मेरे करीब आते ही मुझ में इतना व्यस्त हो गए थे कि मुझे तुम्हें बताने की फुर्सत नहीं मिली। मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कह रही हो? जैन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं सच कह रही हूं, ऐसा ही हुआ है। और तुम ये शादी करने के लिए राजी हो? जैन ने हैरानी से पूछा था। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ये निकाह कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। तुम प्लीज कुछ ऐसा करो कि यह नया रिश्ता खत्म हो जाए। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, किसी ने उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया था। उसने पलटकर देखा तो वहां फरहान खड़ा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। भाई, उसकी आवाज किसी गहरी ख्वाहिश से आती हुई महसूस हुई। फरहान के चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून फैला था, लेकिन आयशा जानती थी कि यह सुकून किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा था। भाई, मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, फरहान ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो? मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं भाई, और उसके बिना नहीं रह सकती। क्या तुम कभी चाहोगी कि तुम्हारी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचे? फरहान ने उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए कहा। आयशा पूरी तरह कांप गई। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब बिल्कुल साफ है। क्या तुम चाहती हो कि उसकी जान चली जाए और वजह तुम बनो? भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसी बातें मत करे। अरे मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसको जान से मार दूंगा। और तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूं वह करता हूं। इस बार फरहान इतनी जोर से दहाड़ा था कि आयशा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। अगर तुम्हें अपने जैन की जिंदगी प्यारी है तो उसे अभी इसी वक्त तलाक मांगो और उससे कहो कि तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती। तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह करोगी। भाई प्लीज मेरे साथ यह जुल्म मत करें। आयशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही तो मैं अभी अपने आदमियों को उसके पास भेजता हूं कि वह उस इंसान का काम तमाम कर दे। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वह जानती थी कि उसका भाई बहुत बड़ा गुंडा है और पहले भी कई लोगों को जान से मरवा चुका है।
वह जैन के मामले में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। फरहान ने उसका मोबाइल उसके हवाले कर दिया। आज के बाद तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारे पास है। अब मैं देखता हूं तुम इसका कैसे इस्तेमाल करती हो। क्या तुम अपने प्रेमी को बचाती हो या फिर अपनी मोहब्बत के पंगे बढ़ाती हो और अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारती हो? भाई, आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। आयशा ने सिसकते हुए कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एहसान कर रहा हूं। तुम्हें बहुत जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा कि यह इंसान तुम्हारे योग्य नहीं है। बिलाल को देखो, वह हर लिहाज से हमारी बराबरी का है। बिजनेस में भी वह हमसे बहुत आगे है। अगर हमने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया तो हमें बिजनेस में भी बहुत फायदा मिलेगा। भाई, मगर वह तो पहले से शादीशुदा है। उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग चुकी है। यकीनन वह अच्छा पति साबित नहीं हुआ होगा और इसीलिए उसे छोड़कर भागी है। फिर भी आप अपनी बहन के साथ यह जुल्म कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, इस्लाम में तो 4 शादियां करने की अनुमति है और वह तो दूसरी शादी कर रहा है। फरहान के चेहरे पर सदा का सुकून था। वो अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए अपनी बहन को कुर्बान कर रहा था। इस मोबाइल का कनेक्शन मेरे पास भी है। तुम जो मैसेज भेजोगी वह मुझे भी मिलेगा। इसीलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसी वक्त अपने गार्ड को आदेश दूंगा कि वह उसे गोली मार दे। भाई, मेरा दिल फट जाएगा। प्लीज ऐसी बातें मत करें। आप इतने पत्थर दिल हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आयशा मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। जितना तुम मुझे पत्थर दिल समझती हो, मैं उससे भी ज्यादा पत्थर दिल हूं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एंजॉय करो, मैं भी चलता हूं। फरहान उसके गालों को प्यार से थपथपाता हुआ वहां से चला गया, जबकि आयशा वहीं जमीन पर बैठती चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो जैन की तरफ से हजारों की संख्या में कॉल्स आ चुकी थीं। आज वह यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी और जैन यही उससे वजह पूछ रहा था। वो उससे बहुत ज्यादा नाराज भी था। आयशा ने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये कहकर उसने मोबाइल जल्दी से एक तरफ रख दिया। इसके बाद मोबाइल पर लगातार रिंगटोन बज रही थी। मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। वह जानती थी कि यह जैन के ही मैसेज होंगे। आंसू मोतियों की तरह टूटकर उसकी आंखों से बह रहे थे। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। जीवन में पहली बार उसने मौत की यह हवा महसूस की थी, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जिसमें जैन का साथ ना हो। मगर उसे अब इस बात से भी डर लग रहा था कि अगर उसका बिलाल से निकाह हो गया तो वह किस मुंह से उसकी बीवी के तौर पर रहेगी, जबकि वह तो किसी और को अपने वजूद पर हक दे चुकी थी। जैन ने रात के वक्त उसे फिर से कॉल की थी और ना चाहते हुए भी आयशा ने फोन पिक कर लिया था। जैन ने तड़पते हुए 2 टूक अंदाज में वजह पूछी, मगर उसका एक ही कहना था कि उसे तलाक चाहिए। ना तो वह यूनिवर्सिटी जा रही थी और ना ही घर से बाहर निकल रही थी, और अब ना ही वह जैन के कोई मैसेज देख रही थी। दूसरी तरफ बिलाल के उसके घर आने जाने के चक्कर भी बढ़ते जा रहे थे। एक दिन जब आयशा शॉपिंग के सिलसिले में घर से बाहर निकली तो एक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था कि किसी ने उसे गाड़ी में डाल लिया। वह बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो वह जैन के पास मौजूद थी। तुम जैसे ही उसने यह शब्द कहे, जैन ने उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया था। आयशा ने किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपने आप को उसके हवाले कर दिया। तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी तकलीफ में रहा हूं। मैं भी बहुत तकलीफ में थी जैन। आयशा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्योंकि भाई ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुमसे खुद को अलग नहीं किया तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनकर जैन खिलखिलाकर हंसने लगा था और आयशा उसे हैरत से देखने लगी। और तुम सोचती हो कि तुम्हारा भाई यह कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। पहले उसे यह सोचना चाहिए कि वह खुद को कैसे बचाएगा, क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद हैं। अगर आज मैं वह सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दूं तो उस पर एक बड़ा मुकदमा दायर हो जाएगा। वह गैर कानूनी कामों में लिप्त है। यह कहकर जैन ने मोबाइल निकाला और फरहान को कॉल लगा दी। उसने फरहान के करतूत बताए तो वह बुरी तरह घबरा गया
और माफी मांगने लगा। तुमने मेरी बीवी को जितना परेशान कर रखा है ना साले साहब, उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम हम दोनों की शादी कराओगे। अगर तुम चाहते हो कि यह सबूत पुलिस के पास ना जाए तो तुम हमारी शादी अरेंज करो। फरहान ये बात मानने के लिए राजी हो गया था। वो हैरान था कि आखिर इतने अहम और जरूरी सबूत जैन के पास कैसे पहुंच गए। खुदा का शुक्र है कि मैंने पहले ही तुम्हें अगवा करके सब कुछ जान लिया, वरना तुम जैसी बेवकूफ लड़की तो रो रो कर अपना ही हाल खराब कर लेती और साथ के साथ मुझे भी टेंशन में रखती। फरहान, जो आयशा को डरा रहा था, अब खुद भीगी बिल्ली बन चुका था। उसने ना सिर्फ दोनों परिवारों को आपस में मना लिया था, बल्कि अपनी बहन की रुखसती भी कर दी थी। उसे जैन से नफरत तो हो रही थी, मगर वह उसके सामने बेजुबान था। दूसरी तरफ जैन और आयशा एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। दोनों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।